दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक जीएस पॉइंटर देख रहे थे, जिसके तहत दोस्तों हम लोगों ने सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के तहत हम लोग चैप्टर देख रहे थे दोस्तों जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित जो एक वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जैव विविधता से संबंधित सेकेंड पार्ट देखेंगे दोस्तों, और इस वीडियो में हम लोग इस जैव विविधता चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला पॉइंट, क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो हमारा पॉइंट है वह है कथन और कारण से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कथन कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। क्या है? उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए हमारा कथन हो गया। कारण देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। क्या है? तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। फिर से देख लेंगे कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां जो हैं वह सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, और कारण कह रहा है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो कथन और कारण हमारा दोनों सही है, और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत सरकार जो है दोस्तों वह सीबक थॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। क्या है? भारत सरकार सीबक थॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, और इस पादप का महत्व है दोस्तों। सीबक थॉर्न को हम लोग लेह बेरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। ठीक है, याद रखिएगा सीबक थॉर्न के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है दोस्तों, इसके खेती को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, कह रहा है यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तंगुता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। ठीक है दोस्तों, दो पॉइंट इसमें दिए गए हैं, याद रखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ध्यान रखिए। फिर कह रहा है कि इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तंगुता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट भी हमारा सही है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों अगला पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी जाना था। कह रहा है कि भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। ठीक है, क्या है? भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है। तो वह कौन है दोस्तों? वह है हमारा सीबक थॉर्न, जिसके बारे में कुछ जानकारियां हम लोगों ने अभी ऊपर देखा। ठीक है, भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है, तो वह है दोस्तों हमारा सीबक थॉर्न। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें। कह रहा है दोस्तों पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। क्या है? कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। फिर कह रहा है कि इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है। क्या है? जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। तो वह दवा है दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी यह प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, चलिए देखें। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है, जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। तो वह दवा कौन सी है? याद रखिएगा, डिक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है, नाम याद रखिए, डिक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। चलिए, कह रहा है कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। क्या है? भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है तो दोस्तों जानवरों को दर्द निवारक डिक्लोफिनेक सोडियम देना। ठीक है, क्या है? जानवरों को दर्द निवारक डिक्लोफिनेक सोडियम देना। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। कह रहा है कि कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे। क्या है? कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी कौन है? तो यहाँ देखिए, कह रहा है कि गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, जिसको हम लोग डिक्लोफिनेक कहते हैं। क्या है? गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, जिसको हम लोग डिक्लोफिनेक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए।
कह रहा है कि मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। क्या है? मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। और वह पक्षी कौन था दोस्तों? डोडो। ठीक है, वह पक्षी कौन था? डोडो। चलिए अगला पॉइंट देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है कि मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों डोडो पक्षी की विलुप्ति। ठीक है, क्या है? मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? डोडो पक्षी की विलुप्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट, ध्यान से देखिए। यहाँ कह रहा है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल, जिसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, क्या है यह? तो यह है दोस्तों एक चमगादड़। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल, जिसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं, तो यह क्या है दोस्तों? यह एक चमगादड़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट बढ़ेंगे। कह रहा है कि ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट, क्या है? ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, याद रखिएगा कि ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए कह रहा है दोस्तों हमारा अगला पॉइंट, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, वह है एक। क्या है? डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, वह है एक। तो यह है दोस्तों, यह एक स्तनधारी यानी कि मैमल है। ठीक है, स्तनधारी एक मैमल है। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि प्रोसोपीस जूलीफ्लोरा नामक पादप, क्या है? कह रहा है कि प्रोसोपीस जूलीफ्लोरा नामक पादप, कह रहा है कि जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि प्रोसोपीस जूलीफ्लोरा नामक पादप जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। यहाँ देखिए ऊपर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों। कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाली स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में सही कथन बताइए यहाँ। ठीक है, कह रहा है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में सही है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है और कह रहा है कि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। क्या है? इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है। तो यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, पहला पॉइंट है, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। ध्यान से देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टॉट क्या है? देखिए फिर से कह रहा है भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टॉट क्या है? तो यह है दोस्तों हमारा पक्षी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय यानी कि सी काऊ भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, वह है दोस्तों हमारा ड्यूगोंग। ठीक है, क्या है? ड्यूगोंग। याद रखिए, यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है यानी कि ड्यूगोंग। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि नीले मीन पक्ष वाली महासीर मछली पाई जाती है। क्या है? कह रहा है कि नीले मीन पक्ष वाली महासीर मछली पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी में। ठीक है, क्या कह रहा है? नीले मीन पक्ष वाली महासीर मछली पाई जाती है कावेरी नदी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि मोरवाब यानी कि रस्टी चित्तीदार बिल्ली पाई जाती है। क्या है? मोरवाब रस्टी चित्तीदार बिल्ली पाई जाती है दोस्तों। तो यह पूर्वी भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, फिर देखें, मोरवाब यानी कि रस्टी चित्तीदार बिल्ली पाई जाती है पूर्वी घाट यानी कि भारत और श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते जाइए।
कह रहा है कि इरावदी डॉल्फिन IUCN रेड लिस्ट मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्या है, इरावदी डॉल्फिन IUCN के रेड लिस्ट में है, मिलती है दोस्तों, तो यह मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी कि हॉट स्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई हैं, वे हैं दोस्तों जाति बहुतायता। क्या है, जाति बहुतायता, स्थानिकता तथा आशंका बोध। क्या है, जाति बहुतायता, स्थानिकता तथा आशंका बोध। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, कह रहा है कि जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वे हैं जाति बहुतायता यानी कि स्पीसीज रिचनेस, स्थानिकता तथा आशंका बोध। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ एक संस्था के बारे में जानकारी दी जा रही है दोस्तों, ध्यान से देखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करिए। क्या है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करिए। कह रहा है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। फिर क्या कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, पहला पॉइंट क्या है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। ठीक है, चलिए देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट। क्या है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई थी। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई थी तो दोस्तों ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई थी तो ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। क्या है, जैव सुरक्षा पर कार्टेजाना उपसंधि, ठीक है, के पक्षकारों की प्रथम बैठक, ठीक है, 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था। क्या है, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था तो 23 जनवरी 2001 को। ठीक है, 23 जनवरी 2001 को भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था 23 जनवरी 2001 को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबद्ध है। क्या है, जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबद्ध है तो आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, कह रहा है कि जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल संबद्ध है तो आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। क्या है, जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है अगला पॉइंट कि जैव सुरक्षा यानी कि बायोसेफ्टी का कार्टेजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है। क्या है, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है कार्यान्वित करता है दोस्तों पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है, और हमारा जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है यह किससे संबद्ध है दोस्तों, तो आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। क्या है, आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। ठीक है, याद रखिएगा कि जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है इसको कार्यान्वित करता है हमारा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, जिसको पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र। क्या है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु है दोस्तों तो भारतीय
वन्य गधा। याद रखिएगा दोस्तों, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। तो यह पशु है दोस्तों भारतीय वन्य गधा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अगले पॉइंट को देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए क्या है हमारा, देखेंगे यहाँ। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिए, ध्यान से देखते जाइए। कह रहा है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, क्या है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्या है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों। तो वह आयोजित किया गया था नगोया में। ठीक है, आयोजित किया गया था नगोया में। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। कह रहा है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन यानी कि COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया था हैदराबाद, भारत में। क्या है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन यानी कि COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया था हैदराबाद, भारत में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों की 14वीं बैठक, क्या है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों की 14वीं बैठक यानी कि COP14 17 से 29 नवंबर 2018 के मध्य आयोजित किया गया था दोस्तों। तो शर्म अल शेख, मिस्र में। ठीक है, क्या है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों की 14वीं बैठक 17 से 29 नवंबर 2018 के मध्य आयोजित किया गया शर्म अल शेख, मिस्र में। फिर देखिए, कह रहा है कि 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य CMS, ठीक है, COP13 का आयोजन हुआ गांधीनगर, भारत में। ठीक है, कह रहा है 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य CMS, ठीक है, COP13 का आयोजन हुआ तो गांधीनगर, भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे, ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि UN रेड प्रोग्राम, क्या है, कह रहा है UN रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। क्या है, UN रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में। फिर से देखें, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि UN रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं दोस्तों। तो जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा गरीबी कम करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है। कह रहा है कि 2 महत्वपूर्ण नदियां, क्या है, 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है। क्या है, 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। फिर क्या कह रहा है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल है, तो वह स्थल है दोस्तों भितरकनिका। फिर देखिए, कह रहा है कि 2 महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर हैं। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। तो वह स्थल कौन सा है, वह स्थल है दोस्तों भितरकनिका। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, कह रहा है कि प्रकृति, क्या है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, ठीक है, कह रहा है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, कह रहा है
आयुषीयन तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के संदर्भ में सही है। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा यानी कि साइट्स के संदर्भ में सही है। चलिए देखेंगे क्या क्या सही है। तो सही है दोस्तों कि आयुसीएन प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। क्या है? आयुसीएन जो है वह प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। ठीक है, और साइट्स के बारे में, तो साइट्स के बारे में दोस्तों उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। ठीक है, फिर देखें, आयुसीएन प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है और साइट्स, ठीक है, जिसको हम लोग कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा भी कहते हैं। दोस्तों साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन जो है राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि आयुसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग नहीं है, तो यह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है। याद रखिएगा, कह रहा है कि आयुसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है और यह अंग नहीं है, तो यह अंग नहीं है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र। क्या है? पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि टीब। ठीक है, देखिए यहाँ पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, जिसको हम लोग टीब भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका फुल फॉर्म क्या है? द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नामक पहल के संदर्भ में सही कथन पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। ठीक है, क्या है? टीब जो है दोस्तों यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। क्या है? यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हम लोगों ने टीब के बारे में यानी कि पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र के बारे में सही कथन देखा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए ध्यान से देखते रहिए, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टीब, ठीक है, कह रहा है टीब द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है और इसका कार्यालय है दोस्तों तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्या है? टीब द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है और इसका कार्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि सिंह पुच्छी वानर, जिसे हम मकॉक भी कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। क्या है? सिंह पुच्छी वानर, जिसे हम मकॉक भी कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है तो तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। ठीक है, सिंह पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। यहां देखें, कह रहा है दोस्तों कि भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। क्या है? भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं तो काली गर्दन वाला सारस, जिसको हम लोग कृष्ण ग्रीब सारस भी कहते हैं। ठीक है,
उड़न गिलहरी जिसको हम लोग कंदली भी कहते हैं, और हिम तेंदुआ। ठीक है, भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस जिसको हम लोग कृष्ण ग्रीब सारस भी कहते हैं, उड़न गिलहरी जिसको कंदली भी कहते हैं, और हिम तेंदुआ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था, तो वर्ष 1952 में। ठीक है दोस्तों, चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था वर्ष 1952 में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है दोस्तों? तो पाया जाता है हिम तेंदुआ। क्या है? समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है दोस्तों हिम तेंदुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी है। क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी है दोस्तों, तो काली गर्दन वाला सारस। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है। क्या है? शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या दिया गया है आंसर? चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट में। ठीक है, शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है दोस्तों चमगादड़, भालू, कृंतक, रोडेंट में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं कहते हैं शीत निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन। क्या है? समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं कहते हैं शीत निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि गिलहरियां, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं तो कृंतक रोडेंट गण में। ठीक है, यहाँ याद रखिए क्या है, कह रहा है कि गिलहरियां जिसको हम स्पैरल कहते हैं, छछूंदर यानी कि मस्ट रैट, चूहे, रैट्स, मूसक, माइस आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं तो दोस्तों यह कृंतक यानी कि रोडेंट गण में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर अक्षांशों में। क्या है? कह रहा है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है दोस्तों निम्नतर अक्षांशों में। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों कि पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है तो निम्नतर उन्नतांशों में। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है कि पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर उन्नतांशों में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यहां देखिए ध्यान से। चलिए, कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में, क्या है? अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग्स, ठीक है, डुगोंग्स, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत से पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं श्रू एवं टैपीर। फिर देखिए, कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग्स, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत से पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं श्रू एवं टैपीर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। क्या है? भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्लो लोरिस। ठीक है, भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है स्लो लोरिस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लंगेस है। क्या है? वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लंगेस है, वह है दोस्तों रेड पांडा। ठीक है, क्या है? वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लंगेस है, वह है दोस्तों हमारा रेड पांडा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि भारत में जो रेड पांडा है दोस्तों वह प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, तो पाया जाता है दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखेंगे।
याद रखिए, कह रहा है कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। क्या है? यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, तो वेटलैंड इंटरनेशनल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला पॉइंट, ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि वेटलैंड इंटरनेशनल, क्या है? वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। ठीक है, कह रहा है कि जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने हेतु तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों नीदरलैंड में। ठीक है, इसका मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड में। याद रखिए यहाँ क्या कह रहा है, वेटलैंड इंटरनेशनल। ठीक है, ध्यान रखिए कि वेटलैंड इंटरनेशनल दोस्तों एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। ठीक है, वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा, वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है दोस्तों, जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए यहां देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। कह रहा है कि भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है। क्या है? भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। फिर देखिए, कह रहा है कि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है दोस्तों कि भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु प्रथम बाध्यकारी कदम उठाया गया। क्या है? भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु प्रथम बाध्यकारी कदम उठाया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के द्वारा। क्या? ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु प्रथम बाध्यकारी कदम उठाया गया, तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम घोषित किए गए। क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम घोषित किए गए 2010 में। ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम घोषित किए गए दोस्तों 2010 में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए उनके धारणीय उपयोग की। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए उनके धारणीय उपयोग की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को, ठीक है, मॉन्ट्रियो यानी कि मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे अभिप्राय है। ठीक है, क्या है? कह रहा है यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? कह रहा है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। क्या है? मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की बात कर रहा है दोस्तों। कह रहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे अभिप्राय क्या है? इससे अभिप्राय है दोस्तों कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए
अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में, क्या है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी कि बरसाती जमीन उपयोगी है। ठीक है, कह रहा है पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन उपयोगी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां देखें, कह रहा है कि पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु और तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। 2 पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु। ठीक है, पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, फिर है तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं, क्या है, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं आर्द्र भू क्षेत्र। ठीक है, कह रहा है जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच के क्षेत्र कहलाते हैं आर्द्र भू क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। क्या है, कह रहा है कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि जैव द्रव्यमान, क्या है, देखिए अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। क्या है, कह रहा है कि जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, तो कहाँ, गहरे सागर में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं, क्या है, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, बायोमास की बात कर रहा है, कह रहा है जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं, क्या है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा वंदना शिवा। ठीक है, कह रहा है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका है, तो कौन है दोस्तों, वंदना शिवा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जैव विविधता से संबंध रखते हैं, क्या है, जैव विविधता से संबंध रखते हैं। देखिए, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि, क्या है, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि, फिर है मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय एवं विश्व विरासत अभिसमय, फिर है देखिए जैव विविधता से संबंध रखते हैं खाद्य एवं कृषि हेतु, क्या कह रहा है, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि, फिर है मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, फिर है दोस्तों हमारा विश्व विरासत अभिसमय। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने घटना चक्र पॉइंटर के तहत जो हमारा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का चैप्टर था उसके सारे प्रश्नों को यानी सारे पॉइंटों को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला हम चैप्टर देखेंगे वह देखेंगे दोस्तों हम हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, अगली वीडियो में हम लोग हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।